गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है जुहेब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। आज जिस बाइक का ओनर रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं वो है बेनेली 180S और इस बाइक के ओनर फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़हीम से इस बाइक के बारे में पूछने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस बाइक के बारे में बता दूं। ये बाइक तकरीबन 1.5 साल पहले बांग्लादेश में लॉन्च की गई थी और शेप यही थी, लेकिन वहाँ पे जिस डिस्प्लेसमेंट के साथ लॉन्च की गई थी वो थी 165। लेकिन पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ में जब बेनेली ने सेम बाइक को लॉन्च किया तो उन्होंने इसकी डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ की। 175 सीसी इसकी डिस्प्लेसमेंट बनती है और 180S के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया वर्ल्ड वाइड। अच्छा, तो फ़हीम ये बताइएगा, आपने ये बाइक कब परचेज़ की थी? सर मैंने ये बाइक फेब में बाई की थी। और जब ली थी उस टाइम इसकी प्राइस क्या थी? सर उस टाइम इसकी प्राइस थी 4,95,000 थी। हाँ, 4,95,000। और ये बुकिंग प्राइस बता रहे हैं आप? हाँ जी, बुकिंग प्राइस उस टाइम बुकिंग प्राइस थी और उसके बाद अगर ओन पे लेते हैं 5,15,000 थी। और अभी इसकी करंट, वैसे आपको पता है कि अभी करंटली प्राइस क्या है? आई थिंक इसकी जो करंट प्राइस है बुकिंग के साथ जो है 5,30,000 है और अगर ओन पे अगर बाय करते हैं आप 5,50,000 की है। कलर अवेलेबिलिटी क्या क्या है इस बाइक में? सर इसमें अभी बेसिकली 2 ही कलर हैं। जब मैं बाइक की थी उस टाइम भी 2 ही थे, एक रेड में थी और एक मैट ब्लैक में, जो मेरे पास है। ठीक है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है शायद आपने, मुझे क्योंकि नज़र आ रहा है ये रैप भी मैट ब्लैक में करवाई हुई है आपने। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा ओवरऑल आपने ये बाइक कितना चला लिया? सर अब से लेके अब तक मैंने इसको 4,000 किलोमीटर चला लिया। 4,000 किलोमीटर चला लिया। आपके डेली यूज़ में है ये बाइक? हाँ, डेली यूज़ में है। मैं ऑफिस से आना जाना मेरा इसी पे है। ऑफिस में आना जाना इसी जी। बाइक पे है। अच्छा, ये बताइएगा इस 4,000 किलोमीटर के अंदर आपने कोई ऐसा इशू फेस किया हो इसके अंदर जो बहुत ही आपके लिए ऑकवर्ड सा हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। आप मुझे ये बताएं, इससे पहले आपके पास कौन सी बाइक थी? सर इससे पहले मेरे पास थी ये बेनेली की बाइक थी 150i, TNT 150i। 150i थी आपके हाँ। पास, और वो आपने कितना चलाई थी? बेसिकली वो मैंने चलाई थी 25,000 किलोमीटर। 25,000 किलोमीटर जी। चलाई थी। कितने अरसे में? 2 ईयर्स में। 2 साल में 25,000 हाँ जी। चलाई थी। चले 25,000 वो और 4,000 ये, ओवरऑल आपका जो बेनेली की बाइक के साथ जी, जी। एक्सपीरियंस है वो 29,000 किलोमीटर का है। तो मेरा ख्याल है आप बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। हमें इसकी जो भी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने जी। लगा हूँ उसके लिए मुझे ये बताएं कि 25,000 के टेन्योर में जो आपने 150i चलाई थी उसके अंदर आपको, क्योंकि 25,000 इनफ होते हैं मेरे ख्याल जी, से, जी, उसके हाँ। अंदर आपको क्या क्या चीज़ें थी? इंजन से रिलेटेड कोई इशू या ओवरऑल आपको बाइक के अंदर ओवरऑल किसी बिल्ड क्वालिटी के अंदर इशू फेस हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। ठीक है, कंफर्टेबल मुझे बस कॉस्ट उसकी पड़ी थी ऑयल कॉस्ट जो सही Maintenance cost है। मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस आप वहीं से करवाते हाँ, थे? वहीं से करवाता था। और ठीक इसमें जो ज़्यादा इशू, इतना इशू नहीं था। वो ब्रेकिंग पैड जो थे वही चेंज करवाए थे 3 बार मैंने। 25,000 में 3 बार चेंज हुए थे? जी 3 बार हुए थे। यानी कि 8,000 किलोमीटर जी। चल जाता है। हाँ। कौन सा ब्रेक पैड? दोनों? नहीं, पीछे वाले चले थे, आगे वाले ठीक थे। आगे वाले पूरा 25,000 चले थे और अभी उसमें लेदर बाकी हाँ था। जी, पीछे वाले आपको 3 बार चेंज कराने जी, पड़े थे। उसकी कोई वजह बता सकते हैं कि कोई आपके राइडिंग के अंदर इशू था या ब्रेक पैड्स की लाइफ इतनी उसकी? हाँ, नहीं ब्रेक पैड की लाइफ ज़्यादा थी। बट मेरा फर्स्ट टाइम ये बाइक इन बाइक्स पे मेरा एक्सपीरियंस था। तो डिस्क ब्रेक वाली बाइक? हाँ, तो वो मैं शायद पाँव उस पे रहता था, ब्रेक के ऊपर थोड़ा सा हैवी रहता था रियर ब्रेक पे। हाँ जी, तो जिसकी वजह से वो पीछे इतना मुझे बार बार चेंज करवानी पड़ रही थी। ठीक है, तो अब माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो चुका है, अब उस चीज़ को ओवरकम करते हैं। अच्छा, कॉस्ट बता सकते हैं कि ब्रेक पैड की कॉस्ट क्या थी? आपने 3 दफ़ा चेंज करवाया? हाँ, तब मेरे ख्याल से उसकी कॉस्ट थी 2,000। अब मेरे ख्याल से होगी, अब महंगी होगी 25,000 2500 है। 2500। और फ्रंट के गालबन शायद 3500 जी, उसका है, क्योंकि फ्रंट का कैलिपर थोड़ा बड़ा है, इसमें पैड थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके लिए वो 3500 की कॉस्ट है। इसके 4,000 के अंदर भी आपको कोई इशू फेस करना पड़ा? नहीं, या बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको लगता है कि शायद कहीं पे कोई कमी रह गई? नहीं, यही बेनेली की सबसे अच्छी बात है कि उनकी जो बाइक्स की फिनिशिंग है और बिल्ड क्वालिटी है सबसे अच्छी है।
अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि जी। रेगुलर चलने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें चेन सेट भी बड़ा मैटर करता हाँ जी, हाँ है। जी। आपने क्योंकि पिछली बाइक 25,000 चलाई थी, तो उसमें आपने वो कितनी बार आपको चेन गाइड सेट डलवाना पड़ा था? जब मैंने उसको सेल आउट करना था तब मेरे ख्याल से मैंने उसको चेंज करवाया था उसको। 25,000 चलाने के बाद जी आपने उसका चेंज करवाया जी। था, यानी कि अच्छी खासी लाइफ बन जाती है ये हाँ तो फिर। बहुत अच्छी। तो अगर उसमें ये थी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें भी तकरीबन जी वही हो सकती हाँ, है। क्योंकि इनके ऑलमोस्ट उन दोनों जो 150 आई है और इसमें पार्ट्स टोटली सेम है तकरीबन। हाँ जी। अब आप एक थोड़ी सी बड़ी डिस्प्लेसमेंट में आ गए हैं, जी, जी। 150 से 175 सीसी बाइक में आ गए जी। हैं। तो जो इंजन ऑयल है और जो इसकी सर्विस कॉस्ट, बेसिकली इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, तो उसमें इजाफा हुआ है? नहीं, बेसिकली अगर देखा जाए ना TNT 150i में उसकी जो उसमें जो ऑयल था 1.3 लीटर था, तो इसके अंदर 1.1 है। एक मिनट, उस 150 सीसी में 1.3 और इसमें 1.1। जी जी। टेक्निकली बता सकते हैं कैसे? टेक्निकली मेरे ख्याल से उसके अंदर जो था ऑयल कूल सिस्टम था, ऑयल तो- कूलर किट है उसके आगे, हाँ बिल्कुल। उसके अंदर जी, जी। TNT के अंदर, जिसकी वजह से वो ऑयल सर्कुलेट करता था। और इसके अंदर अच्छा, वो TNT 150i में आगे ऑयल कूलर किट जो है, तो जिस बाइक में भी ऑयल कूलर किट होती है उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि उसको सर्कुलेट करना पड़ता है, उस किट में से भी गुजरना पड़ता है, तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये सेंस बनती है कि इसमें 1.1 लीटर डलता है, उससे कम डलता है, क्योंकि इसका वाटर कूल है, इसमें ऑयल कूलर किट नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी मेंटेनेंस उससे भी थोड़ी सी कम है। है। हाँ जी। ठीक है। और ऑयल फिल्टर की कॉस्ट बता वही सकते हैं? सेम ही है उनकी, इनके इसमें कोई इतना ऐसा फर्क नहीं। फ़र्क नहीं है। तो इसकी एक मेंटेनेंस में आपको कितने रुपए जो है वो रुपीस का आपको चार्जेस आते हैं? 2500 2500 जी बस। और ऑयल कौन सा डलवाते हैं आप इसमें? ऑयल यूरो। योडोल ऑयल, जी, जो बनाली यूरो, वाले हाँ रिकमेंड जी, कर रहे recommend हैं, करते हैं। फुली सिंथेटिक। ठीक हो गया। अच्छा फ़हीम, एक जी। बात मैं आपसे और पूछूंगा, क्योंकि आपका ओवरऑल टर्न्योर बहुत ज़्यादा रहा है जी, जी। 150 में 25,000 किलोमीटर। मुझे ये बताइए कि दोनों बाइक बनाली के जितने भी बाइक हैं, 150, 180, 250, 300, सब में इन्वर्टेड फोक्स आते हैं। जी जी। इन्वर्टेड फोक्स जो है, इनकी जो सील होती है, ऑयल जी। सील, वो नीचे की तरफ होती है। हाँ। तो अगर उसकी भी एक लाइफ होती है, और वो अगर लीक करे तो सारा ऑयल जो है वो नीचे की तरफ जाता है, और वो फिर आप बाइक मजीद चला नहीं सकते अनटिल अनलेस आप उसको सही ना करवा लें। जी। उस 25,000 किलोमीटर में आपको कोई इशू आया था सस्पेंशन से रिलेटेड? नहीं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं था। सील का कोई इशू, नहीं, कोई कोई ऑयल issue लीक का इशू नहीं आया था? तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मतलब उसमें नहीं आया जी। तो इनकी सस्पेंशन, जाहिर सी बात है, ये उससे प्रीमियम मॉडल्स की तरफ जी। जा रहे हैं, तो इनकी सस्पेंशन भी उससे बेहतर बेहतर होगी, इससे ज़्यादा ही लाइफ होगी। जी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, 150 थी ऑयल कूल और एयर कूल, जी जी और ये है लिक्विड कूल। जी। आपको दोनों बाइक के अंदर हीट का डिफरेंस थोड़ा फील होता है? उस बाइक में हम जब राइड करते दौरान उसमें काफ़ी हीट महसूस होती थी, मतलब कि जो आपके पाँव हैं, फुट के पास? जी उस। ठीक है। और इसमें तब तक नहीं होती जब तक इसका रेडिएटर नहीं चलता। फैन ऑन नहीं होता जी, है। फैन। वो तो जाहिर सी बात है, जब फैन ऑन होता है तो उसने सारी हीट जी। नीचे की तरफ फेंकनी होती है। अदरवाइज उससे आप बता रहे हैं कि इसकी कम है। जी। पिछली बाइक भी और ये बाइक भी, ये दोनों नॉन ABS हैं। जी, जी। और दोनों के रियर पे भी डिस्क है, फ्रंट पे भी डिस्क जी। है। लेकिन नॉन ABS रियर डिस्क जो होती है ना, उसमें हल्का सा जब डिस्क लॉक होती है तो स्किड का इशू रहता है। जी। आपने अब मुझे ये बताना है कि जो टायर्स इसमें हैं, उन टायर्स के हवाले से रोड ग्रिप इसका कैसा है, और जो बाइक डिस्क लॉक होने का, स्किड का है, उसका कितना इशू रहता है इसके अंदर? सर बहुत बेसिक ज़्यादा होता है या नॉर्मल है? इसमें इसका जैसे डिज़ाइन देखा जाए तो इसका जितना वजन है वो आगे की तरफ है, अगले टायर का इतना ऐसा इशू नहीं होता। जो पीछे वाला है, अगर सडनली ब्रेक लगाते हैं हम तो हल्की सी स्किड होती है बाइक, उसमें भी होता था, इसमें भी होता है। ऑब्वियसली ये नॉन ABS है इसलिए। और ओवरऑल वैसे जो टायर्स, जिन टायर्स के साथ ये बाइक आई है, इनकी रोड ग्रिप के बारे में क्या अच्छी है, कहना? रोड ग्रिप ओवरऑल अच्छी है इनकी। रोड ग्रिप अच्छी है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जब आप ये बाइक ले रहे थे जी उस टाइम TNT 25 भी आपको 1 साल चली यूज़ में मिल सकती थी। जी ठीक है। ये बनाती है 18 bhp, जी उसके हैं 28 bhp, तो 10 हॉर्स पावर का डिफरेंस काफ़ी है। जी। तो आपने सोचा था कि अगर आप यूज़ में TNT 25 ले लेते? नहीं, बेसिकली वो तो एक मार्केट में आ चुकी थी ऑलरेडी, ये एक नई चीज़ थी, मतलब कि एक नई लुक के साथ थी, और टेक्निकली ये काफ़ी बेहतर है उससे। वो किन एक्सपेक्ट पे क्या है? मैं फ्यूल एवरेज से सबसे पहले, ठीक है। हाँ फ्यूल एवरेज जो है इसकी है मुझे सबसे अच्छी, मतलब कि बेस्ट है। अच्छा पहले बताइएगा, आपको 150 में कितनी मिलती थी? सेम है मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट। एक दो फ्यूल कौन सा डलवाते हैं दोनों बाइक में? उसमें कौन सा यूज़ किया था, इसमें कौन सा यूज़ कर रहे थे? सेम टोटल का। नॉर्मल, सुपर? जी, i10 भी समटाइम करता था, और
ज़्यादातर मैं सुपर यूज़ करता था। तो एवरेज क्या देती थी 150 और ये? वो देती थी 45 देती थी 150 है, और ये जो है मुझे 42 43 देती है। 1-2 किलोमीटर यानी कोई खास फर्क नहीं है ये तो फर्क है कोई इसमें। इन टर्म्स ऑफ के इसके हॉर्स पावर उससे कहीं ज़्यादा है। हाँ जी। चले ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया कि इसकी फ्यूल एवरेज 20-25 से ज़्यादा है। जी। इसके अलावा कुछ और आपने नोट किया था? इसके अंदर बस मुझे इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा था। डिज़ाइन बड़ा अच्छा अच्छा। लगा। ठीक है, तो क्योंकि ओवरऑल ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है और Compact है। 20-25 से थोड़ी लाइट वेट भी है। जी ऐसी है। इसके कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप इंजॉय कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है, और ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस जितना है इस बाइक के साथ शेयर करें ज़रा हमारे साथ। एज़ कम्पेयर टू जो 150i और इसका जो है उसमें मतलब कि ये था कि 2% के लिए बेस्ट थी वो बाइक, पर इसमें आप जो पीछे बंदा बैठता है उसको थोड़ा मसला होता है। और उसके फ्यूल एवरेज की अगर बात करें जो हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, इसकी मुझे बताइएगा, इसकी पिलियन सीट जो है वो 150 से छोटी है? जी छोटी है। ओके, उसकी थोड़ी बड़ी थी। बड़ी थी हाँ जी। चलें ठीक है, इसके अलावा? और इसके अलावा जो है उसके अंदर फ्यूल एवरेज ऑलमस्ट दोनों की सेम है, जो ठीक मैं है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद इसमें 3 प्लग टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी स्मूथनेस ऑफ रनिंग जो बाइक की है वो काफ़ी बेहतर है उससे एज़ कम्पेयर टू 150i। आपको इंजन थोड़ा स्मूथ महसूस स्मूथ होता है? ऑब्वियसली 6 गियर बॉक्स के साथ हमें ये बाइक मिल रही है। अच्छा, वो 5 गियर है हाँ और जी। ये 6 गियर है, ठीक है, प्लस वाटर कूल भी है। वाटर कूल है। और इसके अलावा जो इसमें डिफरेंसेस हैं, बेसिकली इसका जो मीटर देखा जाए, डिस्प्ले मीटर्स जो हमें ये ज़्यादा डिटेल है उससे एज़ कम्पेयर टू 150i से। क्या ज़्यादा डिटेल है बता सकते हैं? सर बेसिकली इसमें जो चीज़ें हैं ना, इसमें जो टाइम है एक तो वो हमें पता Clock- चल जाता है, क्लॉक, हाँ टाइम। और देन अदर थिंग इज़ दैट ये जो इसका हीट जो है बाइक कितनी हीट अप हो चुकी है। टेम्परेचर गेज? हाँ जी, टेम्परेचर गेज। अच्छा, इसमें टेम्परेचर गेज और क्लॉक है, हाँ जी। उसमें नहीं था आपके नहीं। पास? इसके अलावा? उसके अलावा वो ज़्यादा नैरो शेप में था, इसमें थोड़ा चीज़ें देखने में टाइम स्पीड वगैरह देखने में मसला आता था। इसमें एज क्लियरली पता चलता है कि थोड़ा कितनी थोड़ा सा विजुअली थोड़ा सा Visually ज़्यादा बेहतर है। बेटर है। हाँ जी। ओके, हेडलाइट के अंदर भी दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ सर, इसमें जो टोटली एलईडी बेस है, लो बीम हाई बीम, और उसमें जो था उसमें हेलोजन बल्ब था और वो दोनों काम करता था, हाई और लो के यानी दोनों। एक ही बल्ब लो और हाई काम करता था, काम इसमें करता लो बीम भी अलग है, हाई भी अलग है और जी। पूरी एलईडी बेस्ड जी। है। ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज़ बताना चाहिए? सो जो बनाली की जो सबसे बेस्ट थिंग्स है वो यूरो 5 बेस पे मतलब कि ये हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम यूरो 5 कंप्लायंस हाँ होता है। एग्जॉस्ट, और जिसकी वजह से ना ये नॉइस पोल्यूशन और अदर दूसरे पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेहतर है। मैं ये इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि वो लोग जो 150 और 180 में कंफ्यूज हैं जी। या जो इस टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने इन दोनों में से कोई बाइक लेनी है, तो उनके लिए कुछ आपके, क्योंकि दोनों यूज़ कर चुके हैं, तो आपके एक्सपीरियंस से उनको हेल्प मिल जाए थोड़ी सी। एज़ कम्पेयर टू 150i ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, नो डाउट। ये हर बंदा परचेज नहीं कर सकता। परचेज कॉस्ट के हाँ हवाले जी, से परचेज को। वैसे ओवरऑल तो हम बात कर चुके हैं कि मेंटेनेंस तो इसकी हाँ से जी। भी थोड़ी सी सस्ती है। तो ये जो बाइक अगर मेरे ख्याल से रिकमेंड तो ये करता, अगर 1-1.5 लाख रुपये अगर बंदा खर्च ले ज़्यादा तो एक अच्छी चीज़ ले ले। 150i भी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ये भी यूज़ कर रहे हैं। ओवरऑल पार्ट्स अवेलेबिलिटी इनके जो डीलर उनके पास होती है इसकी? हाँ, उनके हर टाइम मौजूद होते हैं उनके पास पार्ट्स, अगर नहीं भी होंगे ना वो आपको विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आपको अवेल करते देंगे। ठीक है फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के रिव्यू के लिए, आपने टाइम निकाला। अगर आप ये बाइक या कोई भी और बाइक लेना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के यूज़ बाइक सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। इस बाइक का साउंड अभी आपको सुनाते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर टैप करें, और अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हम आगे फ्यूचर में आपके लिए कौन कौन सी बाइक की वीडियो लेकर आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाइक चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। Sorry, kittens.